हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास ट्वेल्थ आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आरबीएससी क्लास ट्वेल्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 3 आव्यूह है, जिसको अपन एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे। ठीक है, जो अपना न्यू सिलेबस है ना, अपनी जो कक्षाएं हैं आरबीएससी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 आव्यू जो है उसको अपन उसमें जो अपन पढ़ेंगे वो किसके हिसाब से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सिलेबस जो है अपना उसके हिसाब से, जो अपना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेडिंग जो अपना एनसीईआरटी है उसके हिसाब से अपन करेंगे। और आज अपना पार्ट 1 है इसका। तो आरबीएससी क्लास 12 जो मैथ्स है इसमें जो चैप्टर नंबर 3 आव्यू रखा गया है उसको अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर अपन मुख्यतः क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1 है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे विषय वस्तु की। जो अपना पार्ट फर्स्ट है, अपन क्या 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 पढ़ने वाले हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो देखेंगे विषय वस्तु। नोट्स आप बनाते चलिएगा, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आपको भी लिखना है अपने कॉपी के अंदर, ताकि जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तब आपको एक अच्छे से और सुंदर से नोट्स बने। वैसे गणित में ज़्यादा नोट्स की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी विषय वस्तु देखेंगे आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो अपन आज पढ़ेंगे वो रहेगा अपने पास भूमिका। ठीक है, क्या रहेगा भैया, भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन किसका, आव्यूह का। आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जो अपना चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम क्या है, आव्यूह, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, पहला अपन देखेंगे भूमिका, जिसमें अपन थोड़ा आव्यूह के विषय में जानेंगे कि भाई हमारे पास जो आव्यूह है ये है क्या। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है ना, कहाँ मतलब किस प्रकार से इसको उपयोग में लिया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है ना, वो देखेंगे। फिर दूसरा बिंदु अपन चर्चा करेंगे आव्यूह पर। किस पर चर्चा करेंगे, आव्यूह, यानी मैट्रिक्स क्या है। जो आव्यूह को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स, आव्यूह क्या है, इसके जो सवाल हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर अपन चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु हो गया। फिर तीसरा बिंदु है अपने पास आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, अपन कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन तीन बातों पर चर्चा करेंगे आज अपन बेहद अच्छे तरीके से, कि भूमिका क्या है भाई, आव्यूह क्या है, और आव्यूह की कोटि देखने वाले हैं। वैसे ये जो आव्यूह है उसके अंतर्गत ही अपना आव्यूह की कोटि आती है। अपन ने आव्यूह को समझ लेंगे तो फिर अपन आव्यूह की कोटि को भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अपन को हैवी लेने की जरूरत नहीं है, एक एक बिंदु को स्पष्टता से अपन अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे भूमिका से। ठीक है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक टेक्स्ट दिख रहा होगा, उसको अपन एक बार, वो बुक का टेक्स्ट है, बुक में से लिया गया है, तो बुक में क्या कहती है भूमिका वो अपन पढ़ लेते हैं एक बार, सिर्फ जानने के लिए कि जो आव्यूह है वो है क्या। तो देखेंगे गणित की विविध शाखाओं में आव्यूह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आव्यूह गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। अच्छा, अन्य सीधी सादी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्यों को काफ़ी हद तक सरल कर देता है। आव्यूह के विषय में बताया जा रहा है कि जितनी भी सीधी सादी विधियां हैं उसकी तुलना में यदि हम उनसे आव्यूह से तुलना करें तो आव्यूह एक अच्छी सी सीधी सादी सरल अपन को विधि प्राप्त होती है। लिख रखा है, रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। बता रहे हैं कि हमने रेखिक समीकरण जो होते हैं, रेखिक समीकरण जो निकाय हैं, उनके सवालों को जब हम हल करने के सरल और सीधे साधे तरीके ढूंढ रहे थे तो उनमें एक तरीका हमारे पास आया आव्यूह का। तो और आव्यूह से हम रेखिक जो समीकरण निकाय हैं उनको बड़ा ही अच्छी तरीके से हल कर पाए।
अवयव को केवल रैखिक समीकरणों के निकाय के गुणांकों को प्रकट करने के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता है, अपितु अवयव की उपयोगिता इस प्रयोग से कहीं अधिक है। यानी बताया जा रहा है कि अवयव को सिर्फ हम रैखिक समीकरण हल करने में ही प्रयोग में नहीं लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी शाखाओं में इसका उपयोगिता हमारे को नजर आती है। अवयव संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में किया जाता है, ठीक है, जिसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे बजट, विक्रय, बहिर्वेशन से जिसे अपन सेल्स प्रोजेक्शन, लागत आकलन यानी कॉस्ट एस्टिमेशन, किसी प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त अनेक भौतिक संक्रियाएं जैसे आवर्धन, घूर्णन तथा किसी समतल द्वारा परावर्तन को अवयवों द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर कुछ आपको टर्म्स बता रखे हैं कि इन इन क्षेत्रों में अवयव का प्रयोग होता है। अवयव का प्रयोग गुण लेखिकी यानी क्रिप्टोग्राफी में भी होता है। इस गणितीय साधन का प्रयोग न केवल विज्ञान की ही कुछ शाखाओं तक सीमित है, अपितु इसका प्रयोग अनुवांशिकी, अर्थशास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान तथा औद्योगिक प्रबंध में भी किया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग अपनी परीक्षा में होने वाला है और उसमें अपन को इसमें फुल नंबर लाने हैं, ठीक है, तो अपन को इसको समझना है। इसके नीचे दे रखा है कि इस अध्याय में अवयव तथा अवयव बीजगणित यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा के आधारभूत सिद्धांतों से अवगत होना हमें रुचिकर लगेगा, यानी अपन इसके विषय में पढ़ेंगे। तो अपन ने मोटे मोटे तौर पर अपन बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, तो हमने भूमिका जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बच्चे। अपन ने भूमिका को आराम से पढ़ लिया है। अब अपन समझेंगे अवयव, ठीक है। तो नोट्स में आपको पहले ये तीनें लिख लेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे, फिर ये 3 बिंदु डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट बिंदु डालेंगे अवयव, है ना, अवयव यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ पहले परिभाषा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि अवयव किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालना है, यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषा का, ठीक है। परिभाषा मैं एक बार लिख देता हूं, देखिए आपके समक्ष परिभाषा है, अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है। अवयव संख्याओं या फलनों का, दो बातें आ रही है भैया, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार जानते हैं, क्रम यानी क्रम का ध्यान भी रखना है, विन्यास यानी व्यवस्था है। विन्यास यानी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में अपन कहते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन, और अपन इसको सरल भाषा में कहें और एक प्रारूप है, एक ढांचा है, एक व्यवस्था है, ठीक है। तो अवयव क्या है भैया, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है, एक व्यवस्था है। किस प्रकार से भैया, अब यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं संख्याओं या फलनों का, इसके अंदर ये जो संख्या है फलन है वो क्या है कि इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। एक एक बात को ध्यान रखेंगे ताकि कहीं भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अपन को अपने एग्जाम में बहुत सहायक देती हैं, ठीक है। क्या लिख रखा है, इन संख्याओं, यहाँ पे मैंने बोला दो शब्द आ रहे हैं, संख्या है फलन, तो इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। अवयव मतलब होता है कंपोनेंट और प्रविष्टियां यानी होता है एंट्रीज, है ना, क्या बोलते हैं अपन, एंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, ठीक है सर। हमने परिभाषा देखी कि जो परिभाषा है वो क्या कहती है, अवयव की जो परिभाषा वो कहती है अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से। तो हमने परिभाषा से ही शब्द उठाएंगे। परिभाषा में दो शब्द आ रहे हैं, अवयव संख्याओं या फलनों का, तो दो शब्द आ रहे हैं मेरे पास। पहला शब्द आ रहा है भाई संख्या, है ना,
जिसे अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में, नंबर। क्या कहते हैं भाई, नंबर। ठीक है, और दूसरा जो शब्द आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है भाई मेरे पास फलन। क्या आ रहा है, फलन। फलन को अपन क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, फंक्शन कहते हैं। आव्यूह की डेफिनेशन हमने देखी, बोल रहे हैं आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, किस प्रकार से है, एक एग्जांपल लेते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, सबको सब जानते हैं संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे एक्सेट्रा। फलन क्या होते हैं, फलन मान लो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया। इसी प्रकार से आगे जो अमूमन हम देखते हैं फलन कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बोल रखा है आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, तो हम एक बार संख्याओं से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये संख्या है, अब मुझे इनका एक आयताकार क्रम विन्यास बनाना है। जैसे अपन को लिख रखा है एक आयताकार क्रम विन्यास है, तो इसको व्यवस्थित करना है अपन को, वो ही आव्यूह कहलाएगा। तो अपन इसको आयताकार में जमाएंगे, इनको ये जो नंबर्स हैं इनको अपन किस में जमाएंगे, आयताकार व्यवस्था में जमाएंगे। किस प्रकार से, देखिए, अगर अपन यहाँ से एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, किसका, संख्याओं के माध्यम से उदाहरण समझें, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 है मेरे पास, इनको अपन जमाते हैं किस प्रकार से, आयताकार, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने 4 संख्या ली, उनको इस प्रकार से आयताकार जमा दिया। ठीक है, और इनको मैंने ये बड़ा जो ब्रैकेट होता है जिसे अपन स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, इसमें बंद कर दिया। तो ये जो अपन को व्यवस्था प्राप्त हुई, ये जो मुझे व्यवस्था प्राप्त हुई, जो मुझे दिख रहा है ये जो पूरा, ये क्या कहलाता है, यही आव्यूह कहलाता है ना। अब ये तो संख्याओं का है। ठीक है, जहां हमने एक लाइन और लिखी थी कि इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं, लिखा था ना भैया, क्या कहा था, अवयव। क्या कहा था अपन ने, अवयव, अथवा क्या कहते हैं, प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे तो वो सवाल दोनों तरफ से आपसे पूछा जा सकता है, प्रविष्टियों के नाम से पूछा जा सकता है और अवयव के नाम से पूछा जा सकता है। सवाल कैसे आने वाला है इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, अभी आगे अपन देखने वाले हैं। तो आव्यूह समझ में आया, आव्यूह क्या है, संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। जैसे एक और समझ लेते हैं भैया, और समझ लो, जैसे एक और उदाहरण ले लो। अपने पास संख्या है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, और इनको मैंने आयताकार में जमाया और इनको ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। ध्यान रहे, हर एक जो अवयव है, प्रत्येक अवयव के नीचे प्रत्येक अवयव आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक इधर लिख लिया, ठीक है, एक इधर लिख लिया, एक इधर लिख रहे हो, एक फिर इधर उल्टा सीधा जमा रखा है, मतलब एक इसके नीचे आपने 7 यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख दिया बीच में, तो इस प्रकार का नहीं, बिल्कुल क्रम और व्यवस्थित होना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिख रखा है, परिभाषा में लिख रखा है क्रम विन्यास होना चाहिए। क्रम विन्यास यानी क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने आव्यूह में संख्या के माध्यम से 2 उदाहरण देख लिए, अब फलन के माध्यम से देख लेते हैं। फलन के माध्यम से एक उदाहरण देख लो, जैसे मेरे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये ले लो। अब इनको बंद कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आव्यूह बन गया। ठीक है सर, अरे ये तो बहुत सरल है सर, देखो, और अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब मैं ये जो है मेरे पास, ये जो मैंने उदाहरण नंबर फर्स्ट लिया, इसको ध्यान से देखो। क्या मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको दूसरे तरीके से नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या भाई, 1 2 3 4, क्या ये भी तो आव्यूह ही है। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब और तरीका हो सकता है इसको लिखने का, देखो, और कैसे हो सकता है, मैं इनको ऐसे लिख लूँ, लंबा लिख लो, 1 2 3 4, इस प्रकार से लिख लूँ। ठीक है, तो कैसे भी लिखा जा सकता है इसको, इसके तरीके होते हैं। ठीक है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ, जो अपन आव्यूह को और अभी ढंग से समझने वाले हैं। ये समझो पहले तो, आप इसको भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं अपन, इसके 3 तरीके हैं लिखने के, इसको भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये है, अपन ने मुख्य तौर पर क्या समझ लिया भाई, आव्यूह को समझ लिया कि आव्यूह किसे कहते हैं। इतना समझ में आया। चलिए, अभी तक अपन ने आव्यूह को समझ लिया, ऊपर वाले नोट्स आप उतार लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को यदि आव्यूह को निरूपित करना हो, ठीक है ना, ये जो अपन ने बनाया, ये जो एग्जाम्पल लिया अपन ने, यदि इसको अपन को बताना हो कि भाई ये आव्यूह है, तो इसको कैसे निरूपित करेंगे। तो बिंदु लिखेंगे अपन, ये बिंदु को नोट करेंगे। हमने एक लाइन लिखी कि आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों से क्या तात्पर्य, कैपिटल, जो अक्षर होते हैं कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एक आव्यूह है मेरे पास ए, ठीक है, एक आव्यूह है मेरे पास ए आव्यूह है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने बिल्कुल क्रम से व्यवस्थित करा और इसको किस में बंद कर दिया भैया, बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये चीज मैंने आव्यूह बना दिया। तो इसको आव्यूह को मैंने किससे डिनोट करा भाई, ए से डिनोट करा, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे को समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, ये जो आव्यूह है इसमें दो बातें हैं समझने लायक। कितनी बातें हैं भैया, दो बातें हैं, ध्यान से समझना। दो बातें समझेंगे अपन और यहाँ पर अपना आव्यूह का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। फिर अपन सवाल करेंगे, ठीक है। आव्यूह को समझेंगे। आव्यूह में अपन को दो बातें समझनी है। पहले कि जो ये आव्यूह है वो बना कैसे है भाई, ये जो मैट्रिक्स है ये बना कैसे है, ये दो बातों से बना है। पहली बात जो है वो है कि जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार से जमी हुई हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से जमी हुई है, ऐसे लेटी हुई हैं संख्याएं, है ना। एक प्रकार ऐसा है, यानी जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार से कुछ जमी हुई हैं। और ये जो प्रकार कहलाता है भाई, ये इस प्रकार से कुछ जमा हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये इस प्रकार से मुझे कुछ जमा हुआ दिख रहा है। ये जो लाइन है, ये जो ऐसा ही जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको अपन क्या कहते हैं, क्षैतिज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज व्यवस्था कहते हैं। मतलब जो संख्या है वो क्षैतिज व्यवस्था में जमी हुई है और क्षैतिज व्यवस्था है। और ये जो रेखा है वो क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। यानी जो अपने संख्याएं हैं वो इनके ऊपर जमी हुई है। जैसे 2 3 4 है, 2 3 4, ये यहाँ है 5 6 7, 5 6 7 8 9 10, 8 9 और 10, ये इस प्रकार से जमी हुई है। तो ये क्षैतिज व्यवस्था कहलाती है ना। और अपन वो बात कौन सी है, इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पंक्ति कहते हैं, ठीक है। पंक्ति, जिसे अपन क्या कहते हैं, रोज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो ये जो पंक्ति है पंक्तियों में जमा हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है, मतलब इस प्रकार से जब अपन लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लिखते चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखते हैं, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, पंक्ति व्यवस्था कहलाती है। यानी इसमें कितनी पंक्तियाँ हो गई, एक पंक्ति हो गई, दो पंक्ति हो गई, तीन पंक्ति हो गई, ठीक है ना। ये पंक्ति हो गई, इसे अपन पंक्ति कहते हैं। दूसरी बात आती है भाई, है ना, पंक्ति तो है ही, ये तो देख लिया अपन ने, और भी तरीके से जमा हुआ है। और किस तरीके से जमा हुआ है, इस प्रकार से जमा हुआ है। कैसे, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से जमा हुआ है, इस प्रकार से जमा हुआ है, इस प्रकार से जमा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जमा हुआ है, मतलब ये जो इस प्रकार से देखिए एरो नीचे जा रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्व व्यवस्था। क्या कहते हैं भाई, ऊर्ध्व व्यवस्था। क्या कहते हैं, ऊर्ध्व व्यवस्था। और ऊर्ध्व व्यवस्था में जब संख्या जमी रहती है तो उनको, उस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉलम। क्या कहते हैं भाई, कॉलम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां हमने समझ लिया कि पंक्तियां किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। तो पंक्तियां तो ये होती हैं और स्तंभ कौन से होते हैं, ये वाले। जो पंक्तियां होती हैं वो आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रखी है, ठीक है, ब्लैक जो लाइन है उससे दिख रखी है। और जो क्या ऊर्ध्व व्यवस्था में अपनी जो स्तंभ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं अपनी पंक्तियां होती हैं और ऊपर से नीचे अपनी क्या होती है, स्तंभ होते हैं। क्या बात क्लियर है क्या। चलिए, अब इसी के अंदर अपन बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं अपना जो पहला बिंदु था,
जो अपने पास पहला बिंदु था भूमिका, वो कंप्लीट हो गया, आव्यूह भी कंप्लीट हो गया। आव्यूह का मतलब हमने समझ लिया कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसे लिखना हमने समझ लिया। आव्यूह में हमने दो बातें समझी। आव्यूह में हमने दो बातें समझी। पहली समझी पंक्ति किसे कहते हैं, दूसरी हमने समझी कि भाई स्तंभ क्या होते हैं। ठीक है, पंक्ति वो जो बाएं से दाएं लिखी जाती हैं और स्तंभ वो जो ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन समझ लेते हैं आव्यूह की कोटि, कि भैया आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट, फिर अपन इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे और फिर अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो अब अपना तीसरा जो बिंदु है इस प्रकार से आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो आपको सुलभ होगा। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है वह है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर कि वो किस ऑर्डर का है। ठीक है, तो हमने देखा, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। पहले इसको एक बार इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद उससे समझाते हैं। यहाँ अपने एक टेक्स्ट लिखा है, वो कहता है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m गुणा n कोटि यानी ऑर्डर का आव्यूह अथवा m गुणा n आव्यूह कहते हैं। यानी मेरे पास कोई आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां हैं। यहाँ m पंक्तियों की संख्या को डिनोट कर रहा है कि एक पंक्ति है भाई कि दो पंक्ति है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें कितनी पंक्तियां थी, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। मतलब कितनी पंक्तियां हैं, तीन पंक्तियां हैं। यानी m यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तीन हो जाएगा। स्तंभ n जो है वो स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से देखें, ये वाला जो ए आव्यूह था अपने पास, इसमें स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ है भाई, दो स्तंभ है, तीन स्तंभ है। कितने स्तंभ है, तीन स्तंभ है इसके अंदर। तो अगर अपन देखें एक और आव्यूह ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आव्यूह ले लिया अपन ने बी, है ना। अब इसके अंदर अपन m पंक्तियां बनाते हैं। बताओ, तीन पंक्तियां लेते हैं अपन। ठीक है, तीन पंक्तियां लेते हैं, 3 4 5 एक पंक्ति, 6 7 8 दूसरी पंक्ति, 9 1 2 ये तीसरी पंक्ति। तो तीन पंक्तियां हो गई, है ना। जैसे अपन ने तीन पंक्तियां बनाई, स्तंभ भी अपने कितने हो गए, तीन हो गए। जैसे एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। ठीक है, और एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और इसको बना दो, बंद कर दो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर। ये जो कोष्टक बनाए हैं वो कोष्टक कौन सा होता है, बड़ा कोष्टक कहते हैं इसे। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं अपन, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अपन ने इसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़े कोष्टक के अंदर बंद कर दिया। तो यहाँ पर अपन को इसको क्या लिखना है, तो अपन को इसकी क्या लिखनी है, कोटि लिखनी है। क्या लिखनी है भाई, कोटि लिखनी है। तो कोटि कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख रखा है m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m गुणा n कोटि का आव्यूह अथवा m गुणा n आव्यूह कहते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है अपने पास, m की संख्या कितनी है लिखी अपन ने, 3 लिखी, और n कितना है वो भी 3 है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3 कोटि हो जाएगी भाई। और इस कोटि को अपन कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं, 3 गुणा 3। जितनी पंक्तियां बना आव्यूह में है और जितने स्तंभ आव्यूह में है उन्हीं को गुणा करके अपन लिखते हैं, तो वो कोटि कहलाती है ना। तो यहाँ पर ये कोटि हमारे को क्या बताती है, सवाल उठता है कि इस कोटि का फायदा क्या है, ये कोटि हमारे को बताती क्या है। ये जो कोटि है हमें मुख्यतः ये आव्यूह में कितने एलिमेंट्स हैं, आव्यूह में कितने अवयव हैं, कितनी प्रविष्टियां हैं, उसको दर्शाती है। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि ये जो बी आव्यूह है इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप कैसे करोगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट्स है सर। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 9 है। लेकिन मैं यदि आपको बताऊं कि आप ऐसे ना गिनकर इसको सिर्फ इसकी कोटि से पहचान लो। आप सिर्फ इतना देखो कि इसमें स्तंभ कितने हैं, इसमें स्तंभ देखो कितने, 1 2 3 3 स्तंभ है। कोटि कितनी है, 3, है ना। मतलब स्तंभों की संख्या कितनी आई, 3 आई। ठीक है,
अब आपने लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, कि पंक्तियों की संख्या कितनी है सर, 1 2 3, ठीक है लिखा। और फटाफट से जवाब देंगे आप इसको मल्टीप्लाई करके, तो आपके जो आव्यूह में एलिमेंट है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर समझ लिया कि आव्यूह की कोटि कैसे लिखते हैं। मान लो, चलो आप अब आपसे पूछता हूँ, यहाँ मैं एक सवाल देता हूँ आपको। अब आप बताएंगे कि इसका ये जो सवाल है इसमें इसकी कोटि क्या है। ये आव्यूह कोई मेरे पास बी है, मान लो सी, मान लो यहाँ पर सी आव्यूह है मेरे पास, और इसका आपको अब बतानी कोटि कितनी होगी। कौन बताएगा इसकी कोटि कितनी होगी। देखो, सबसे पहले जांचेंगे अपन एम की संख्या। ये जो एम है इसको जांचेंगे, ठीक है, कि एम कितना है। एम किसको प्रदर्शित करता है, पंक्तियों को। किसको प्रदर्शित करता है भाई, पंक्तियों को। जैसे अपन ने यहाँ लिखा कि जो एम है वो किसको डिनोट करता है, पंक्तियों को, ठीक है, यहाँ पंक्तियों को। और एन किसको बताता है, स्तंभों को बताता है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन एम कितना है, देखिए एम पंक्तियों को बताता है, तो 1 और 2, एम की संख्या, पंक्तियां कितनी हो गई, 2 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने हो गए भाई, 1 2 3 4, है ना। एन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो इसका अगर अपन लिखना चाहें, जो सी आव्यूह हमारे पास दे रखा था 3 6 4 7 5 8 6 9, ये जो आव्यूह दे रखा था हमारे को, इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 2 गुणा 4 की कोटि होगी। और ध्यान रखना बेटा कि एम जो है, यानी जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों की जो संख्या है वो पहले आएगी, और जो स्तंभों की संख्या है उसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अपन 2 गुणा 4 की जो है ये आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 4 का ये आव्यूह हो जाएगा। इसको अपन कैसे बोलेंगे, 2 गुणा 4 का आव्यूह, है ना। 2 गुणा 4 कोटि का आव्यूह, ये 2 गुणा 4 का आव्यूह, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। अब मैं पूछूं आपको कि दिए गए सी आव्यूह में अवयवों की संख्या बताइए, तो कैसे बताओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो नहीं बताने वाले। कैसे बताओगे, 2 गुणा 4 कर कर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 4 बराबर कितना होता है, 8। तो अपन ने इसका पुष्टि भी कर ली कि 8 ही एलिमेंट है किसके अंदर, इसके अंदर अपने पास, ठीक है। तो यहां पर अपन ने एक अच्छी तरीके से बात समझी, यहां तक उतारो, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी तक अपन ने आव्यूह क्या होता है, आव्यूह क्या होता है ये समझ लिया, आव्यूह को कैसे लिखते हैं ये समझ लिया, आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं ये समझ लिया, पंक्ति, आव्यूह में पंक्ति स्तंभ क्या होते हैं वो समझ लिया अपन ने। अब अपन एक और चीज समझने वाले हैं, उसको भी ध्यान से समझना, फिर देखेंगे अपन। अभी तक अपन ने जितनी भी बातें को समझा, अब अपन उसको एक बार व्यापक रूप में समझ लेते हैं, है ना। लिख रखा है आपके समक्ष, सामान्यतः किसी m गुणा n आव्यूह का, जब भी m गुणा n आव्यूह मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि m पंक्तियां हैं, n स्तंभ है, और इनका जो गुणा है उससे अपन ने एक आव्यूह को तैयार करा है, ठीक है। तो सामान्यतः किसी m गुणा n आव्यूह का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है। किस प्रकार का, जैसे मान लो मेरे पास A1 A12 A13 A14 और इस प्रकार से A1n है, जहां पर A11 है ना, 1 जो है, पहले वाला जो 1 है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है अपने पास, अपन को प्रदर्शित कर रहा है पंक्तियों की संख्या को। जिस प्रकार से अभी देखो, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का चौथा अवयव, पहली पंक्ति का nवां अवयव, ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं लिख रहा हूं दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी ही पंक्ति का चौथा अवयव, और दूसरी ही पंक्ति का nवां अवयव, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं अपन, ठीक है। और लिखो, कैसे लिखेंगे कि तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी ही पंक्ति का तीसरा अवयव। और यहां पर मैं लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ये तो पंक्तियां लिख रहे हैं, अगर जब अपन स्तंभ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, वो इस प्रकार से लिखते हैं अपन यूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये वाला जो अवयव हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा,
चौथी पंक्ति का, है ना, तीसरी ही पंक्ति का ये जे आ जाएगा यहाँ पर, स्तंभ। ये स्तंभ को बताता है, जे किसको बताता है, स्तंभ को बताता है। और इसी प्रकार से जेवा अवयव और तीसरी पंक्ति का एनवा अवयव, ठीक है। और लिख लो इसी प्रकार से, यदि मैं बढ़ता जाऊं आगे इसी प्रकार से 3 यहाँ पर है तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं उसको एक बार खत्म करते हैं अपन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आयवी पंक्ति का पहला अवयव, आयवी ही पंक्ति का दूसरा अवयव, आयवी ही पंक्ति का तीसरा अवयव और आयवी ही पंक्ति का जेवा अवयव, ठीक है। और इसी प्रकार से जो आयवी पंक्ति का एनवा अवयव। क्या समझ में आ रहा है क्या? अब अपन ऐसे लिखते जाएंगे तो अपना अवयव बहुत बड़ा होता जाएगा, है ना। अगर मैं इसको खत्म करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं पंक्तियों को किससे डिनोट करता हूँ, एम से, है ना। तो मेरी एम जब पंक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, यानी जैसे मैं बोलता था कि मेरे पास 4 गुणा 2 का अवयव है, तो मैं यहाँ पर 4 पंक्तियाँ बनाता था। जैसे 4 पंक्तियाँ कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये अवयव है ना। तो 4 मेरे पास होते थे, तो मैं 4 तक ही उसको विस्तृत करता था। इसी प्रकार से अभी मेरे पास कितने हैं, एम है, तो एम तक मैं लिख लेता हूँ। तो एम वी पंक्ति का मेरे पास कौन सा अवयव है, पहला अवयव। एम वी ही पंक्ति का मेरे पास कौन सा अवयव है, दूसरा अवयव। एम वी ही पंक्ति का मेरे पास कौन सा अवयव है, तीसरा। एम वी पंक्ति का मेरे पास कौन सा अवयव है, जेवा अवयव। और एम वी पंक्ति का मेरे पास कौन सा अवयव है, एनवा अवयव। क्योंकि लास्ट में जो स्तंभों की संख्या है वो भी कितनी है, एन ही है। तो अपन स्तंभ को यहाँ से लेके चल रहे हैं तो ये स्तंभ हो जाएगा। तो ये अपन के पास m गुणा n का एक अवयव हो गया, इसको अपन ने बना लिया। और इसकी जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m गुणा n की कोटि हो जाएगी, m गुणा n जो यहाँ लिख रखा है, m गुणा n का बनाया। लास्ट पंक्ति कितनी, m और स्तंभ कितने, n, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर ये I और J क्या है, सर ये I और J ये क्या है भैया। मैंने आपको बताया ना, I जो है यहाँ लिखेंगे आप कि जो I है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो आयवी पंक्ति के अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, आयवी पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, आयवी पंक्ति के अवयव को, है ना। आयवी पंक्ति में जितने भी अवयव आए उनको प्रदर्शित कर रहा है। आयवी पंक्ति यानी जैसे पहली पंक्ति का ही पहला अवयव है, पहली पंक्ति का ही दूसरा अवयव है, पहली पंक्ति का ही तीसरा है, चौथा है, और इसी प्रकार से एनवा अवयव है। तो ये आयवी पंक्ति के अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। और जो जे है, बात करें जे की, तो जे यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है भैया, कौन बताएगा, जेवे स्तंभ का अवयव को प्रदर्शित कर रहा है ना। जेवे स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है कि भाई ये जो स्तंभ कौन से स्तंभ का, जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि चौथे स्तंभ का पहला अवयव है, ये चौथे स्तंभ का यहाँ पर दूसरा अवयव है, ठीक है। फिर जेवे स्तंभ का तीसरा अवयव है, फिर इसी प्रकार जेवे स्तंभ का आयवा अवयव है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं अपन, है ना, ऐसे चलेंगे। यदि मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं स्तंभ की बात करूं, ये स्तंभ को देखिए, तो ये जो I और J होते हैं, जैसे ये मानक रूप है, यहाँ पर ये मानक रूप है इसका। तो I तो किसको प्रदर्शित करता है, पंक्तियों को, और J किसको प्रदर्शित करता है, स्तंभ को, है। तो जेवे स्तंभ को प्रदर्शित करता है, जेवे स्तंभ के अवयव को प्रदर्शित करता है, किसको, अवयव को, ठीक है। जेवे स्तंभ के अवयव को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः यदि अपन लिखना चाहें, एक नोट डाल लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु लिख लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अपन ने यहाँ नोट लिखा है कि सामान्यतः AIJ आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में आने वाला अवयव होता है। सामान्यतः आप समझेंगे, मोटे मोटे तौर पर समझेंगे कि जो AIJ है वो आयवे में, आयवी जो पंक्ति है उसमें जो अवयव है और कौन से क्रम पर आ रहा है उसको प्रदर्शित करता है, और जो J है वो किसको प्रदर्शित करता है, जेवे स्तंभ में वो कौन से क्रम पर आ रहा है। बस यही है, बस इतना सा क्लियर है। ये अपन ने सिर्फ मानक रूप समझ लिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पर सीख चुके हैं कि अवयव किसे कहते हैं, अवयव को लिखा कैसे जाता है, अवयव की पहचान कैसे होती है, अवयव की कोटि कैसे लिखते हैं, ठीक है। अवयव की कोटि कैसे लिखते हैं, एम किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं,
आई किसे कहते हैं, जे किसे कहते हैं, अवयव कैसे लिखते हैं, है ना। अगर मुझे पूरे अवयव को की कोटि लिखनी है तो मैं m गुणा n से लिखूंगा। यदि मुझे उस अवयव में, वो जो अवयव है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास ये अवयव है, ये मेरे पास एक ए अवयव है, 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास एक अवयव है, और इसका मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी पंक्ति का, ध्यान से देना, एक दो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है इसके अंदर, तो दूसरी पंक्ति का मुझे तीसरा अवयव देखना है। ध्यान से देखना, दूसरी पंक्ति का मुझे तीसरा अवयव देखना है। सवाल ऐसे ही आता है, सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, बताओ, ये बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये जो अवयव आपको दे रखा है इसको पढ़ना है आपको, किसके माध्यम से, इसके माध्यम से। ए यहाँ पर अवयव को डिनोट कर रहा है, ए यहाँ पर अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, और 2 यहाँ पर आई को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 है। तो मैं जानता हूँ कि आई जो है वो पंक्ति को डिनोट करता है, आई जो है वो किसको डिनोट करता है भैया, पंक्ति को डिनोट करता है, और जो जे है वो स्तंभ को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि आई भी पंक्ति, कौन सी पंक्ति है मेरे पास, दूसरी, तो दूसरी पंक्ति का जेवा स्तंभ, स्तंभ में कौन सा अवयव, तीसरा अवयव, तो ये तीसरा अवयव, तो ये अपना 7 हो जाएगा, है ना। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो ए आई जे निकालना भी अपन ने सीख लिया। ठीक है, तो अपन ने बहुत सारी बातें सीख ली हैं जो अपन को सीखनी चाहिए थी। ठीक है, अब अपन कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। और ये अपनी एनसीईआरटी बुक के ही उदाहरण है। तो उदाहरण नंबर जो सबसे पहला है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर वो है कि 3 फैक्ट्रियां हैं अपने पास, पहली, दूसरी, तीसरी में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये आपको दे रखा है, ठीक है, और पूछा गया कि उपरोक्त सूचना को एक 3 गुणा 2 अवयव में निरूपित कीजिए। यानी अपन को 3 गुणा 2 का एक अवयव बनाना है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया प्रविष्टि। अब वो बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, मतलब बुक से नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ पर घबरा जाएंगे कि भैया प्रविष्टि क्या होती है। लेकिन अपन ने दोनों शब्दों को देखा था, अपन ने अवयव शब्द को भी पढ़ा था, अपन ने प्रविष्टि शब्द को भी देखा था, है ना। अवयव को अपन कंपोनेंट कहते हैं और प्रविष्टि को अपन एंट्री कहते हैं। ठीक है, अपन ने इन दोनों शब्दों को समझा था। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आपको क्या पूछा जा रहा है, एक अवयव तैयार करना है जो अपन को एलिमेंट दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं अपन को, पुरुष कर्मी दे रखे हैं। देखिए लिखेंगे अपन डिटेल को, उदाहरण नंबर फर्स्ट डालेंगे, अपनी एनसीईआरटी का पहला उदाहरण है ये, चैप्टर नंबर 3 का। तो ये आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से, देखिए, ठीक है। पुरुष कर्मी आपको दे रखे हैं, पुरुष कर्मी और महिला कर्मी यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। महिला कर्मी, पुरुष कर्मी 30, 25 और 27, और महिला कर्मी 25, 31 और 26। ठीक है, अब अपन को कोटि दे रखी है, कोटि कितनी दे रखी है, 3 गुणा 2 कोटि का अवयव तैयार करना है। करिए, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो 3 है मुझे पता है ये किसको डिनोट करता है भाई, m को डिनोट करता है, और m मैंने पढ़ा था m पंक्तियों को प्रदर्शित करता है, किसको, पंक्तियों को, और 2 जो है वो n को प्रदर्शित करता है, और n जो है वो स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अवयव मुझे दे रखे हैं, तो सब मुझे दे ही रखा है और सब मुझे पता है, तो देर किस बात की, चलिए बना लेते हैं अवयव। देखिए सबसे पहले अपन स्तंभों को बनाएंगे। आप चुने कि आपको करना क्या है। स्तंभ पहले अपन क्या करेंगे, पंक्तियों से स्टार्ट करेंगे, पंक्तियां बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे स्तंभ आपको बनाने हैं 2 और पंक्तियां आपको बनानी है कितनी बताएंगे, पंक्तियां बनानी है आपको 3 और स्तंभ बनाने हैं आपको 2। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो पहले पंक्तियां बनाएंगे, तो 30, 25, 27, ये तो क्या बन गए, भैया, पंक्तियां बन गई। अब पंक्तियों में 30 के आगे 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 के आगे 31 आ जाएगा, और 27 के आगे 26 आ जाएगा। जिस प्रकार से अपन को यहाँ एलिमेंट सजा के रख रखे थे अपन ने वैसे जमा दिया। क्या बन गया कि ये अवयव,
नहीं बना ये अवयव। अवयव कब बनेगा? जब मैं इसको बड़े कोष्टक जो होता है, बड़ा कोष्टक जो होता है उसके अंदर बंद करूंगा और इसकी कोटि में यहाँ लिखूंगा। ठीक है, पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 3 लिख दिया। स्तंभ कितने हैं? 1 2, तो ये दोनों लिख ले। ये अपना तैयार हो गया। और इसको अवयव को नाम दे दो, कोई ए अवयव नाम दे दो, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब और पूछा है, प्रश्न खत्म नहीं होता है। प्रश्न में लिखा है कि तीसरी पंक्ति यानी ये वाली पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तीसरे स्तंभ वाली तो क्या प्रदर्शित करती है भैया? पुरुषों की संख्या को, है ना, पुरुष कर्मियों को प्रदर्शित करती है। और जो 26वीं जो दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि है वो क्या प्रदर्शित करती है? ये जो दूसरा स्तंभ है वो किसको प्रदर्शित करता है? कौन बताएगा? महिलाओं को, क्योंकि 26वां कहाँ आ रहा है? 26 अंक कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर फर्स्ट में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब हम बढ़ते हैं आगे वाला जो उदाहरण है उस पर चर्चा करते हैं। वो है उदाहरण नंबर 2, और आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? बोल रखे हैं कि आपके पास 8 अवयव हैं, है ना, 8 अवयव कोई से भी हैं, 8 एलिमेंट है आपके पास, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? मतलब कोटियां आपसे पूछा है कि कितने प्रकार से मैं एक अवयव को लिख सकता हूँ। जिस प्रकार से मान लीजिए मेरे पास एक अवयव है ए, और इसमें 8 एलिमेंट मुझे दे रखे हैं, है ना। एलिमेंट पहले अवयव है कोई, इसको मैं ऐसे अभी तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अवयव कितने दे रखे हैं? अवयव मेरे को दे रखे हैं 8 अवयव दे रखे हैं। कोई से भी ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। ठीक है, ये मेरे पास 8 अवयव हो गए। ठीक है, अब अपन 8 अवयव है, अब इसको अपन को कैसे कैसे जमा सकते हैं वो देखना है ना। फिर अपन उसको उसके आधार पर लिख लेंगे। जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ, पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। एक तरीका ये हो सकता है, ये अवयव बन गया, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। इसकी कोटि क्या होगी? ये मैंने क्या लिखे, सारे के सारे एक पंक्ति लिखी मैंने, है ना। इसका क्या कोटि हो जाएगी कि एक पंक्ति हो गई और 8 स्तंभ हो गए, है ना। एक तो पंक्ति हो गई, देख रहे हो ना, एक पंक्ति और 8 स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। हमने क्या बोला? हमने बोला कि इस प्रकार का जो क्षैतिज रेखा पर जो अवयव होंगे वो पंक्ति कहलाते हैं क्षैतिज में, और जो इस प्रकार के होते हैं वो स्तंभ कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो कितने हो गए? स्तंभ हो गए। तो अपन ने n की संख्या 8 लिख दी। पंक्तियां कितनी हैं? सिर्फ एक ही दिख रही है मुझे, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ले लो कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8, इस प्रकार से लिखो और इसको बंद कर दो। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए अपने पास पंक्तियां, और स्तंभ कितने हो गए? 1। देखो भैया, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, छठी पंक्ति, सातवीं और ये 8वीं पंक्ति, और स्तंभ कितना है? 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्ति की जगह 8 और यहाँ पर लिख दिया। दो विन्यास तो अपन ने लिख लिए, है ना, 2 संभव विन्यास लिख लिए। अब कैसे हो सकता है? अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ क्या कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या मैं? देखो, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं कि पंक्तियाँ तो कितनी हैं? 1 2, 2 तो पंक्तियाँ हो गई। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। तो यहाँ पर 2 गुणा 4 से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है भैया, और कैसे लिख सकते हैं? देखिए,
और अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। कैसे करेंगे, देखो A1 A2 A3 A4, ठीक है, इस प्रकार से लिखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, तो इस प्रकार से लिख लो, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ हो गई, स्तंभ कितने हो गए, 1 और 2, ये 2 स्तंभ हो गए। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे लिखने बैठेंगे तो अगर ये तो इसमें से तो ज़्यादा नंबर का प्रश्न थोड़ी ना पूछा जाता, इसमें से कम 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ले देकर। तो यहाँ पर 2 नंबर में यदि प्रश्न आया भी तो इतना बड़ा थोड़ी ना करके आएंगे, है ना, सही बात है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए करा। आपको 8 एलिमेंट दे रखे हैं तो आप इसको गुणनखंड करो, इसके क्या करो, गुणनखंड करो। किस प्रकार से, जैसे 8 दे रखे हैं तो 8 कैसे आ सकता है आपके पास, किस किस प्रकार से आ सकता है, एक हो सकता है कि 1 गुणा 8 से आ सकता है, ठीक है ना, जहाँ पर एक पंक्ति होगी और 8 स्तंभ होंगे। एक 8 गुणा 1 से आ सकता है कि 8 पंक्ति और 1 स्तंभ होगा। एक आ सकता है भैया 8 आपके पास 4 इंटू 2 करने के बाद आ सकता है कि 4 पंक्तियाँ 2 स्तंभ जो अपन ने बना रखा है, ये रहा 4 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, ठीक है ना, सारों का एग्जाम्पल अपन ने ले लिए। फिर 2 गुणा 4 से भी आ सकता है, ठीक है, 2 पंक्तियाँ 4 स्तंभ। देखो सबके एग्जाम्पल आपको दे दिए मैंने यहाँ पर ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल था अपने पास, समझ में आया, 2 एग्जाम्पल समझ में आए। अब एक और एग्जाम्पल है अपने पास, वो भी कर लेते हैं फटाफट से। ये 2 एग्जाम्पल थे, तीसरा एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको तीसरा एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि एक ऐसे 3 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे आपको दे रखे हैं। मतलब अपन को क्या करना है, एक अवयव करना है। ये उदाहरण नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी का, उदाहरण करते चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 क्या है, अपन को 3 गुणा 2 अवयव एक तैयार करना है। 3 गुणा 2 का एक अवयव तैयार करना है जिसमें पंक्तियों की संख्या तो कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 2, ठीक है। जिसके अवयव आपको दे रखे हैं, ए आई जे आपको दे रखा है भाई हाफ बार आई माइनस 3 जे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे। आई यहाँ पर क्या है, आई भी पंक्ति, आई यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, आई भी पंक्ति, और जे यहाँ पर आई भी पंक्ति का स्तंभ, मतलब आई भी पंक्ति का अवयव। तो यहाँ पर समझेंगे 3 गुणा 2 अवयव अपन को तैयार करना है जिसमें अपने पास पंक्तियों की संख्या तो कितनी होगी 3 और अवयवों की संख्या मतलब जो स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी होगी 2 होगी। तो इस प्रकार से अपन देखने वाले हैं, अपन इसको तैयार करते हैं A11, ठीक है, A12 A13 A14 A15 A16, ठीक है। और ये प्रकार ये हो गया अपने पास तैयार, अवयव क्या हो गया तैयार हो गया अपने पास, ठीक है। 3 गुणा 2 का अवयव तैयार हो गया। देखो चेक करेंगे 3 तो कितनी है पंक्तियां हैं अपने पास, तो पंक्तियां देख लो, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, हाँ भाई सर 3 पंक्तियां हैं। क्या 2 स्तंभ है, क्या 1 स्तंभ 2 स्तंभ, हाँ 2 स्तंभ भी है। लेकिन सर अवयव यहाँ गड़बड़ आ रही है, ये कैसे करेंगे, इनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ये दे रखा है अपन को, इसके लिए अपन को क्वेश्चन में दे रखा है जो अवयव है वो आपको इसके माध्यम से ज्ञात करना है। सर इसके माध्यम से कैसे ज्ञात होंगे अवयव, कैसे ज्ञात होंगे वो मैं बताता हूँ। देखो ए आई जे की वैल्यू दे रखी है आपको, जहाँ पर यदि ए का आई की जगह मैं 1 रखता हूँ, है ना, आई की जगह यदि मैं 1 रखता हूँ और जे की जगह यदि मैं क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ, जैसे ये अपन को एलिमेंट ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, A11 तो हाफ आई की जगह 1 माइनस 3 की जगह जे की जगह, ये जे की जगह 1 रखेंगे और इसको बंद करेंगे, हाफ 1 माइनस 3 हाफ माइनस 2 और हाफ, इससे बाहर आता है। अपन को पता है बार के अंदर जो भी संख्या होती है और उसके बाहर जब आती है तो वो पॉजिटिव की होती है, तो यहाँ पर इस प्रकार से 1 आ जाएगा। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे अपन A11 की जगह क्या रख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं। A12 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो A12 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हाफ का हाफ यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा 1, 3 की जगह क्या आ जाएगा 2, यानी 3J है तो J की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। करो सॉल्व, हाफ
अब डायरेक्ट करते हैं अपन, 1 - 6, 1 - 6, 3 × 6 तो कितना आ जाएगा -5, और -5 आएगा, ये बाहर आएगा, कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब A13 का ज्ञात करना है, तो हाफ हाफ ऐसा का ऐसा, I की जगह 1 -3, J की जगह 3, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, 9 में से 1 - 9 यानी -8, और होगा तो इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। A14 ज्ञात करेंगे, A14 ज्ञात करेंगे तो हाफ का हाफ यहाँ पर, I की जगह 1 आ जाएगा, 3, J की जगह 4 आ जाएगा। करिए, 4 3 जा 12, 12 - 1, 1 - 12 करेंगे, कितना आएगा -11, तो -11 जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा +11, और 11/2, तो 11/2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं बढ़िया अच्छी तरीके से। A15 की यदि वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब A15 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हाफ का हाफ यहाँ पर है ना, बाहर लगाएंगे, I की जगह 1 -3, J की जगह 5। अब देखिए 5 3 जा 15, 15 में से 1 गया 14, लेकिन यहाँ पर 1 - 15 करेंगे तो -14, और वो बाहर आएगा तो वो 14 हो जाएगा, और उसको 2 से काटेंगे तो कितना 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर A16 ज्ञात करेंगे, लास्ट एलिमेंट ये वाला, इसको ज्ञात करेंगे तो हाफ का हाफ यहाँ पर लगाएगा, I की जगह 1 -3, J की जगह 6, और कैसे 6 1 जा 6, 12, 6 जा 18, 6 3 18, 18 में से 1 गया 17, ठीक है। तो 17/2 आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो आप कर लेंगे, इतना आता है आपको। 17/2 अपना आंसर आ गया, और ये 3 × 2 का अवयव जो अपन को सवाल में बोला था वो तैयार हो गया। तो अपन ने यहाँ पर सीख लिया कि किस प्रकार से अपन करेंगे। पहले आपको कच्चा चित्र बनाना है ना। यदि आपको बोले AIJ, यदि आपको एलिमेंट इस प्रकार का दे रखा हो, और आपको बोला 3 × 2 या 2 × 3 या 4 × 2 का अवयव की रचना करें, तो पहले आप ये बनाएंगे, है ना। पहले इसका व्यापक रूप लिखेंगे, उसके बाद आप इस प्रकार से मेथड से एक एक करके उनका जो हल है वो ज्ञात करेंगे। 17 है, ठीक है, क्या है ये 17 है। तो इस प्रकार से अपन ने जो अपने NCERT में जितने उदाहरण थे उनको कंप्लीट करा, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, वो बचता है अवयव के प्रकार। उसके बाद अपन प्रश्नमाला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब आने वाली जो सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर अपन प्रश्नमाला को 3.1 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपना चैनल ग्रो कर सके। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।